उसके बाद हवेली खड़गपुर में हम गए। वहाँ पर पहली बार मैं बोरे वाले स्कूल में एडमिट हुआ। आईआईटी कानपुर वाज अ टफ टास्क बेसिकली बिकॉज नेतरहाट इज अ हिंदी मीडियम स्कूल, और हिंदी मीडियम स्कूल में हमें अंग्रेजी ग्रामर तो आती थी लेकिन स्पोकन इंग्लिश तो जीरो थी। तो कानपुर पहुंचने के बाद इनिशियल 3 महीने में तो लेक्चर ही समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी फर्स्ट? मेरी वाइफ के थ्रू ही, अच्छा। बिकॉज उन्होंने पहले प्रशांत किशोर जी के बारे में जाना। हाँ। तो वो मेरी साथ यूपीएससी में भी थी। ओह। हम दोनों फर्स्ट एग्जाम में हम दोनों ने साथ साथ पास किया था, तो वी डिडंट नो ईच अदर एट दैट टाइम। उन्होंने पहले प्रशांत किशोर के बारे में जाना। उन्होंने मुझे फोर्स किया कि उनका आज की अदालत का जो प्रोग्राम आया था उसको हाँ। मैंने जुलाई में देखा था। उस प्रोग्राम को देखने के बाद ही मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है मिल लेते हैं। तो उन्होंने, मेरी वाइफ ने पहले प्रशांत किशोर से वाया टेलीफोन और वाया व्हाट्सएप कांटेक्ट किया, टाइम एंड डेट फिक्स किया कि हम आकर उनसे मिल लें पटना में। जो जब कॉल आई कि हाँ प्रशांत किशोर से मिलना है, तो मेरा नाम नहीं था, मेरी वाइफ का नाम था कि वो आए, उन्होंने मीटिंग फिक्स की है तो उनके नाम से मीटिंग है, तो हम उनके साथ गए थे। हेलो सर, कैसे हैं? सब ठीक, आप बताइए। मेरा तो बढ़िया है सर। तो आप मधुबनी से है, तो आपकी अपने बचपन के बारे में कुछ बताएंगे? स्कूली शिक्षा कैसे हुई आपकी? फिर नहीं, मधुबनी का तो हूँ, वो इसलिए कि मेरा पैतृक गांव है मधुबनी, लेकिन मेरे पिताजी बिहार सरकार में सिविल इंजीनियर थे। अच्छा। तो उनके साथ साथ हम एक डैम से दूसरे डैम पे घूमते रहते थे। तो हमारी इनिशियल शिक्षा सिमुलतला से शुरू हुई। जब मैं स्कूल जाना शुरू हुआ 5-6 साल की उम्र से, उसके बाद हवेली खड़गपुर में हम गए। वहाँ पर पहली बार मैं बोरे वाले स्कूल में एडमिट हुआ, और जब 6th क्लास में पहुंचा तो वहाँ का जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है अच्छा। उसमें हमारी शिक्षा हुई। फिर वहाँ से हम लोग जमुई आए। जमुई के सरकारी स्कूल में मैं 7th और 8th में जब था, तब मेरा सिलेक्शन नेतरहाट के लिए हुआ। तो वही है जो मेरी आरंभिक शिक्षा जो बिहार और गवर्नमेंट सिस्टम में हुई। उसके बाद तो 7 साल में नेतरहाट में रहा। अच्छा। वहाँ से निकल के आईआईटी कानपुर आ गया। 11th-12th भी नेतरहाट में हुआ? 11th-12th भी मैंने नेतरहाट से ही किया। फिर आईआईटी कानपुर में कैसे आपने एंजॉय किया वगैरह? आईआईटी कानपुर वाज अ टफ टास्क अच्छा। बेसिकली बिकॉज नेतरहाट इज अ हिंदी मीडियम स्कूल, और हिंदी मीडियम स्कूल में हमें अंग्रेजी ग्रामर तो आती थी लेकिन स्पोकन इंग्लिश तो जीरो थी। तो कानपुर पहुंचने के बाद 6 महीने तक तो इनिशियल 3 महीने में तो लेक्चर ही समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। तो फिर हमने मेरे पिताजी से एक 2-in-1 मांगा, जो कुछ जमाने में 2-in-1 चलता था जिसमें टेप होता था, और मैंने बीबीसी के न्यूज को टेप करके एक न्यूज को फिर मैं बार बार हर सेंटेंस को पढ़ता था, तब तक जब तक मुझको हर वर्ड क्लियर समझ में नहीं आ जाए। तो within 6 months it got over, and then IITK was all right. It was a tough initial period, but eventually it went off very well. वहाँ आप स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव थे? स्टूडेंट ही नहीं, मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं रहा। मैं अभी पॉलिटिक्स में हूँ, वही केवल पॉलिटिक्स में हूँ। इसके पहले पॉलिटिक्स में मैं कभी नहीं रहा। आई वॉज नॉट इनटू दिस काइंड ऑफ। उसके बाद आप एमटेक करने गए थे? फिर एमटेक करने में आईआईटी दिल्ली गया था जीमैट करने के बाद, और जब मैं आईआईटी दिल्ली में था तभी मैंने यूपीएससी वगैरह देना शुरू किया। पहले मेरा रेलवेज में हुआ, फिर फॉरेन सर्विस में हुआ। अच्छा, तो फॉरेन सर्विस में क्या काम रहता है आप लोग? फॉरेन सर्विस बेसिकली बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर देश में जिससे भारत का रिलेशनशिप है, वहाँ पे भारत के संबंधों को गति देने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए एक ऑफिस खोला जाता है जिसका नाम होता है एम्बेसी या राजदूतावास, हिंदी में बोलते हैं। खैर वैसे अब तो एम्बेसी इतना प्रचलित शब्द हो गया है। एम्बेसी ऑफ इंडिया हर देश में होता है। उस एम्बेसी में जो ऑफिसर जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो यूपीएससी के थ्रू चुने जाते हैं, जिसको इंडियन फॉरेन सर्विस या भारतीय विदेश सेवा कहते हैं। तो हर
एक बार जब आप इंडियन फॉरेन सर्विस में चुन लिए गए तो आपको एक फॉरेन लैंग्वेज असाइन किया जाता है। हर ऑफिसर को एक फॉरेन लैंग्वेज असाइन किया जाता है, मसलन फ्रेंच, चाइनीज, अरबिक, स्पेनिश एट्सेट्रा। उसके अलावा बहुत सारी और भाषाएं हैं, जैसे मुझको मिली थी पर्शियन, फिर भाषा इंडोनेशिया होती है, म्यांमार की भाषा होती है, बर्मीज, वियतनामीज अलग भाषा होती है। तो मुझे पर्शियन मिली थी, इसलिए मेरी पहली पोस्टिंग ईरान हुई थी, जहाँ पे मैंने पर्शियन की पढ़ाई की। और वहाँ पे जब तक हम लोग एक 10th लेवल का इक्विवेलेंट एग्जाम पास नहीं कर लेते हैं तब तक हम सर्विस में कंफर्म नहीं होते हैं। तो आई डिड माई एग्जाम इन अबाउट 9 months प्रिपरेशन, और आई एम अ पर्शियन स्पीकिंग ऑफिसर, तो आई लव पर्शियन लैंग्वेज। उसके बाद 8 अलग अलग देशों में मैं रहा। ईरान के बाद हॉलैंड गया, हॉलैंड से वापस इंडिया आया। हॉलैंड में मैं इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ऑफिसर था। उसके बाद इंडिया आया तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में कुछ साल, 1 साल काम किया। फिर आई वाज अ डेस्क ऑफिसर लुकिंग आफ्टर बांग्लादेश। सो बांग्लादेश में जब ढाका कोलकाता बस सर्विस चली थी तो वो हमने इनॉग्रल सर्विस में मैं उस पर था। अच्छा, इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। फिर वहाँ से निकल के नेपाल आया, नेपाल से टर्की, टर्की से म्यांमार, वापस इंडिया आया। तो बिकॉज ऑफ माय आईआईटी बैकग्राउंड मैं JSEG NIT गवर्नेंस एंड IT बना जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पर। अच्छा, वहाँ से निकल के मुझे एज एम्बेसडर टू बेलारूस भेजा गया, वहाँ से एम्बेसडर टू यूक्रेन। वापस इंडिया आया तो एडिशनल सेक्रेटरी फॉरेन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को मैंने पहले देखा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में गया, फिर वहीं पे मैं मुख्य सचिव बना एडमिनिस्ट्रेशन का। और लास्ट पोस्टिंग के लिए मैं इंडोनेशिया गया। अच्छा, और जब इंडोनेशिया, उस समय इंडोनेशिया के एम्बेसडर को तिमोर लेस्टे का भी कंकरेंट चार्ज दिया जाता था, तो मैं वहाँ पे भी एम्बेसडर था तिमोर लेस्टे में। और 2023 फरवरी में मैंने अपने पूरे समय काल को ख़त्म किया, और फिर तब से मैं ग्रेटर नोएडा में अपने घर में रह रहा था। सो दैट इज हाउ इट वेंट ऑन। तो आप 4 देशों में एम्बेसडर थे जी। तो कहाँ सबसे अच्छा लगा आपको? नो, एम्बेसडरशिप की पोस्टिंग कहीं भी बहुत जिम्मेदारी का और इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन सारे एंगल से अगर कंपेयर करें तो इंडोनेशिया वाज द बेस्ट पोस्टिंग। उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है। जब मैं इंडोनेशिया में था तो एक तो वहाँ बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, बिजनेस, थ्राइविंग बिजनेस कम्युनिटी है, इंडिया से उसका क्लोज नेबर का रिलेशनशिप है, मैरीटाइम पावर है वो, हमारा मैरीटाइम, हम स्पेस शेयर करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वहाँ पर G20 का समिट हुआ था। अच्छा, तो G20 के समिट के समय प्राइम मिनिस्टर भी आए थे और 13 अलग अलग मिनिस्टर भी आए थे। उन सब की मेजबानी करना, उनके लिए मीटिंग्स अरेंज करना, इट वाज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम। तो उस कारण से मेरी वो पोस्टिंग एक यूनिक एक्सपीरियंस और यूनिक पोस्टिंग रही। फिर उसके बाद आप जनसुराज कब ज्वाइन किया? जनसुराज मैं 2024 के सितंबर में मैं पहली बार प्रशांत किशोर जी से मिला, और मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे पॉलिटिक्स कभी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में 3 ही तरह के लोग आते हैं, या तो जिनके चाचा भतीजा और दादा पॉलिटिक्स में हो, या जिसके पास ढेर सारे पैसे हो, और पैसे से ही पॉलिटिक्स चलता है, या फिर आपके पास गुंडे मवालियों की फौज हो जिसकी बदौलत आप पॉलिटिक्स करें। मेरे पास इसमें से कुछ भी नहीं है। सो आई हैव नेवर थॉट ऑफ कमिंग टू पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि यही तो फर्क है बाकी दलों में और जो हम एनविजन कर रहे हैं जनसुराज पार्टी के नाम पे, उसमें यही फर्क है। जनसुराज पार्टी में न तो परिवारवाद चलेगा, न ही पैसों का खेल होगा, और न ही आपके पास कोई बाहुबल चाहिए जिससे पॉलिटिक्स होगी। और उसका दूसरा कारण ये था मेरे ज्वाइन करने का कि बचपन से, चूंकि मैं फॉरेन कंट्रीज में रहा हूँ, आई हैव सीन व्हाट सिविलाइज्ड लाइफ इज। एक, चाहे वो ईरान हो, टर्की हो, यूक्रेन हो, इवन इंडोनेशिया हो, किसी भी देश में जाइए, सोशल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छा दिखता है
कि वहां पर रहने के बाद आप अगर बिहार आए तो लगता है कि हम 100 साल पहले की दुनिया में आ गए। वो डेवलपमेंट की ही बात नहीं है, लोगों की सोच, लोगों के बिहेवियर, इन सब की बात है। तो ये इच्छा शुरू से रही है कि अगर बाहर की सोसाइटी इतनी डेवलप हो सकती है, ऐसी हो सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता। तो ये जो सपना था, ये जो चाहत थी, ये कहीं ना कहीं दबी हुई थी। और प्रेवेलेंट पॉलिटिकल सिस्टम में हमारा कोई अप्रोच नहीं था जिससे कि हम किसी को ये बात कह सके, या उस पॉलिटिकल सिस्टम में ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो मेरी बात को, मेरी भावना को समझ भी सके, फॉरगेट अबाउट चेंजिंग देयर कोर्स ऑफ एक्शन और मेकिंग न्यू पॉलिसीज। तो जब प्रशांत किशोर जी से हमें ये पता चला कि ये एक नई सोच है, तो मुझे लगा कि जो चीज मैं जिंदगी भर सोचता आया हूँ और करना चाहता था, वो यहाँ पे कोई आदमी ऑलरेडी करना शुरू कर चुका है। तो व्हाई नॉट जस्ट जॉइन हैंड्स विद हिम एंड गिव हिम सपोर्ट। तो मैं तो प्रशांत किशोर जी को एक अपना कंधा लगाने के लिए आया हूँ, और वो रोल में, उस रोल में मैं अभी भी हूँ। आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी फर्स्ट बार? मेरी मुलाकात मेरी वाइफ के थ्रू हुई, बिकॉज उन्होंने पहले प्रशांत किशोर जी के बारे में जाना। शी इज हरसेल्फ अ वेरी काइंड ऑफ इंटेलिजेंट वुमन। वो मेरी साथ यूपीएससी में भी थी। हम दोनों फर्स्ट एग्जाम में हम दोनों ने साथ साथ पास किया था, दो वी डिडंट नो ईच अदर एट दैट टाइम। लेकिन वो भी 86 बैच से ही सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में गैजेटेड रैंक पर थी। सो शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन एंड शी इज ऑलवेज बीन पॉलिटिकली मोर एक्टिव देन मी। तो उन्होंने पहले प्रशांत किशोर के बारे में जाना। उन्होंने मुझे फोर्स किया कि उनका एक आज की अदालत का जो प्रोग्राम आया था, उसको मैंने जुलाई में देखा था। उस प्रोग्राम को देखने के बाद ही मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मिल लेते हैं। तो उन्होंने, मेरी वाइफ ने पहले प्रशांत किशोर से वाया टेलीफोन और वाया व्हाट्सएप कांटेक्ट किया, टाइम एंड डेट फिक्स किया कि हम आकर उनसे मिलने पटना में। फाइनली जिस टाइम एंड डेट पे उन्होंने फिक्स किया था, उस पे मैं गया। जो जब कॉल आई कि हाँ प्रशांत किशोर से मिलना है, तो मेरा नाम नहीं था, मेरी वाइफ का नाम था कि वो आए, उन्होंने मीटिंग फिक्स की है, तो उनके नाम से मीटिंग है। तो हम उनके साथ गए थे। कहाँ पे हुई थी मुलाकात? शेखपुरा हाउस में ही। तो बस पहली मीटिंग। ये जन स्वराज पार्टी जो है, तो इसका जन स्वराज ही क्यों नाम रखा गया? कुछ पीछे की होगी? हाँ बिल्कुल, ये पूरा का पूरा मुहिम उपजा है गांधी जी की सोच से। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जिस तरह से गांधी जी ने जनता को जगाने का काम किया था, और उन्होंने उस समय तो 1915 में स्वतंत्रता की बात कौन करता था? वो तो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ रूल की बात हो रही थी कि अंग्रेजों ने अभी तक हम पर शासन किया है और सारे डिसीजंस वो खुद लेते हैं, लेकिन भारत से रिलेटेड जो डिसीजन है उसमें भारतीयों की सहभागिता हो, इसके ऊपर पहले चर्चा हो रही थी। लेकिन गांधी जी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने कहा, और इस पर ही उन्होंने आंदोलन किया कि अगर हमें शासन में भाग लेना है तो पहले हमें शासन करने लायक बनना पड़ेगा। और उसके लिए जो उन्होंने समाज को जगाने की कोशिश की, उस समय इंडियन समाज ऐसा नहीं था कि उसको शासन करने दिया जा सकता था। फ्यूडलिज्म था, रूढ़िवादिता थी, जाति परंपरा थी, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसलिए जो काम उन्होंने किया जनता को जगाने का, वो काम जन स्वराज पार्टी करना चाहती है। जनता को ये जागरण देना है कि पिछले 35-40 सालों से जिन जिन लोगों ने उन पर शासन किया है, उन सब ने उनको धोखा दिया है, और वो इस धोखे को अब तक नहीं समझे हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि उस धोखे को समझें। अगर धोखे को समझेंगे तब उन्हें लगेगा कि अरे इन लोगों ने हमें धोखा दिया है, तो अब हम क्या करें, किसके साथ जाएं। उनके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जन स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जिसका मतलब है जन सुराज, जनता का सुंदर राज। ये सुराज कुछ लोग स्वराज से कंफ्यूज कर देते हैं, जो गांधी जी ने दिया था, स्वराज का जो नारा था। लेकिन यहां पर
स्वराज तो हमारे पास है, लेकिन जो राज है वो भ्रष्ट है, वो बिल्कुल चलने लायक नहीं है। तो इस राज को सुराज बनाने की ये मुहिम है। अच्छा। ये है जन स्वराज के पीछे की। आपका प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या राय है? प्रशांत किशोर जी केवल एक रणनीतिकार नहीं, he is a person driven by patience and जिद, जिसको हिंदी में कहते हैं लूज टर्म्स में। ये एक ऐसा जिद्दी व्यक्ति है जो अपने सपनों के लिए या अपने विशेष के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। न वो दिन देखता है, न रात देखता है, न दुख देखता है, न सुख देखता है। ऐसा जिद्दी आदमी ही ये काम कर सकता है। जो सोच है जन स्वराज की, उसमें अगर कोई ऐसा डिटरमिन्ड आदमी नहीं आए तो वो टिक नहीं सकता है। उसके पास हजारों मुश्किलें आएंगी और कहीं ना कहीं वो केव इन कर जाएगा। बट यही डिफरेंस है किसी प्रशांत किशोर में और किसी अन्य आदमी में। प्रशांत किशोर की जो विजन है वो क्रिस्टल क्लियर है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्या कहें, लॉजिकल है, और जो प्लानिंग है वो मेटिकुलस है। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। और जो लोग प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं, वो लोग उनके द्वारा किए हुए कामों को तरह तरह से इंटरप्रेट करते हैं, जो हमेशा गलत होता है। तो हमारा तो यही कहना है, अगर किसी को प्रशांत किशोर को समझना हो तो आकर थोड़ी देर साथ में काम करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये सारे एमएलए कैंडिडेट फाइनलिस्ट हो गए? होने वाले हैं, प्रक्रिया चल रही है। कोई और वो उसमें अंतर ये है कि जन स्वराज पार्टी बाकी दलों की तरह कैंडिडेट से पैसे लेकर नहीं कैंडिडेट चुनती। आजकल चुनाव में क्या होता है, भाई आपको चुनाव लड़ने का मन है, आरजेडी के पास गए, आपने कहा हम आपको 20 करोड़ दे सकते हैं, आप हमको टिकट दे दीजिए। वो टिकट आपको मिल गया, 20 करोड़ आपको मिल गया, फिर आपने चुनाव जीतने के लिए 7-10 करोड़ और लगा दिए। तो जब आप विधायक बन गए तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आएगा, भैया हम 30 करोड़ खर्च किए हैं, कैसे उसकी उगाही की जाए। भ्रष्टाचार की शुरुआत इन विधायक और मंत्रियों के दिमाग से होती है। अगर हमें भ्रष्टाचार हटाना है तो पहले इन चुनाव की प्रक्रिया को ठीक करना पड़ेगा, और वही हम कर रहे हैं। 1 भी रुपया नहीं लग रहा है टिकट लेने में? टिकट लेने में केवल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। आप बताइए कितने का होना चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म? कितने का? 1000? 1000 अगर करें तो पूरा बिहार आ जाएगा हमको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक काइंड ऑफ मिडवे स्टैंडर्ड रखा गया 21,000। सो 21,000 देकर हम रजिस्ट्रेशन, तो बहुत लोग आ जाएंगे। 12,000 लोग आए 243 सीटों के लिए। अब ये प्रक्रिया जनवरी से शुरू हुई थी, अप्रैल मई तक आते आते हमारे पास 12,000 लोग थे। अब उनको सीव करने का समय आ गया है, उनको जांचने का, परखने का, उनकी कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट करने का समय है। इसी में हम लगे हैं, और होपफुली अगले 20 दिनों में पहली लिस्ट शायद हम कुछ लोगों की अनाउंस कर सके। इसी जद्दोजहद में हम लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द बेस्ट। वेरी नाइस टू टॉक टू यू।